Today we are going to discuss about the anatomy of abdominal aorta. Abdominal aorta हमारी जो है ये एब्डोमेन की लार्ज ब्लड वेसल्स में आती है और पूरे एब्डोमिनल को जो ब्लड सप्लाई होता है वो इसी एब्डोमिनल एओर्टा से होता है। तो जो हमारी एब्डोमिनल एओर्टा है ये डिसेंडिंग थोरासिक एओर्टा की कंटिन्यूएशन होती है। इसकी शुरुआत होती है T12 वर्टिब्रा के लेवल से और ये L4 वर्टिब्रा के लेवल तक के जाती है। 10 से 11 सेंटीमीटर की होती है और इसकी विड्थ 2 सेंटीमीटर होती है। तो जैसा कि हमारे हार्ट से जब असेंडिंग एओर्टा निकलता है फिर वो जा करके आर्च ऑफ एओर्टा बनाता है और डिसेंडिंग एओर्टा जो कि एंगल ऑफ लुई पर जाकर के थोरासिक एओर्टा में कंटिन्यू हो जाता है। फिर यही थोरासिक एओर्टा डायफ्राम को क्रॉस जब करती है T12 वर्टिब्रा के लेवल पर ये आकर के बन जाती है एब्डोमिनल एओर्टा। तो इसकी अगर बिगिनिंग देखें तो ये मिड लाइन में प्रेजेंट होती है एट द एओर्टिक ओपनिंग ऑफ द डायफ्राम। डायफ्राम की ओपनिंग हमने याद करी थी वॉइस ऑफ अमेरिका के लेवल से T8 T10 T12 लेवल से। तो जो एओर्टिक ओपनिंग होती है हमारी वो T12 लेवल पर होती है डायफ्राम के अंदर। इसी एओर्टिक ओपनिंग को क्रॉस करने के बाद डिसेंडिंग थोरासिक एओर्टा हमारी एब्डोमिनल एओर्टा में कंटिन्यू हो जाती है। कोर्स और टर्मिनेशन अगर देखें तो इसकी बिगिनिंग होती है एब्डोमिनल एओर्टा में, ये मिड लाइन में चलती है एओर्टिक ओपनिंग ऑफ द डायफ्राम से लेकर के जो कि T12 वर्टिब्रा के लोअर बॉर्डर के अपोजिट में पाया जाता है। फिर वहां से ये जाकर के पूरा L4 वर्टिब्रा तक के जाती है और फिर कॉमन इलियक आर्टरी में टर्मिनेट हो जाती है। अब जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है कि ये जो T12 वर्टिब्रा है हमारा ये इसका लोअर बॉर्डर से हमारी एब्डोमिनल एओर्टा शुरू होती है और फिर ये L4 वर्टिब्रा के लेवल पर आकर के कॉमन इलियक आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। तो जो हमारे लंबर वर्टिब्रा होते हैं ये फॉरवर्ड कॉन्वेक्स होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है जो हमारी एओर्टिक पल्सेशन है इसे हम लोग अम्बलाइकस रीजन में पाल्पेट कर सकते हैं। यानी जो हम स्लिम पर्सन होते हैं जो पतले आदमी होते हैं उनके अंदर हम लोग एब्डोमिनल एओर्टा की पल्सेशन को अम्बलाइकस वाले रीजन से फेल्ट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं रिलेशन एब्डोमिनल एओर्टा के। तो अगर इसके एंटीरियरली रिलेशन हम लोग देखें फ्रॉम अबव डाउनवर्ड यानी ऊपर से नीचे की तरफ, सबसे पहले आती है इसमें सिलियाक और एओर्टिक प्लेक्सस, दूसरा आता है पैनक्रियास की बॉडी और स्प्लीनिक वेन और इसी में इसका पोस्टीरियर सरफेस जो होता है एम्बेडेड होता है। तो पैनक्रियास की बॉडी का जो पोस्टीरियर सरफेस होता है उसमें हमारी स्प्लीनिक वेन एम्बेडेड होती है और जो थर्ड पार्ट होता है ड्यूडेनम का ये भी इस एब्डोमिनल एओर्टा का एंटीरियर रिलेशन बनाता है। तो जैसा कि ये हमारी एब्डोमिनल एओर्टा है और ये इसका लेटरल व्यू है। तो इस लेटरल व्यू में दिखाया गया कि इसके एंटीरियर रिलेशन में पैनक्रियास की बॉडी है और स्प्लीनिक वेन है जो कि इसके एंटीरियर में पाई जाती है। और जो पैनक्रियास की बॉडी और स्प्लीनिक वेन होता है ये सिलियाक ट्रंक और सुपीरियर मिजेंट्रिक के बीच में होती है, लेकिन जो अनसिनेट प्रोसेस होता है पैनक्रियास का ये सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी के नीचे पाया जाता है। और जो थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम है ये सुपीरियर और इंफीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी के बीच में पाई जाती है। तो ये हमारे पैनक्रियास का एंटीरियर रिलेशन हुआ। अगर हम लोग पोस्टीरियर देखें एब्डोमिनल एओर्टा के तो जो L1 से लेकर L4 वर्टिब्रा होते हैं उनकी बॉडीज जो होती हैं ये इसका पोस्टीरियर रिलेशन बनाती हैं और जो उसके अंदर इंटरवर्टिब्रल डिस्क पाई जाती है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या है जो कि वर्टेब्रा की बॉडी को आपस में जोड़ करके रखती है। तो जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क और L1 से लेकर L4 की वर्टिब्रा की जो बॉडी होती है ये एब्डोमिनल एओर्टा की पोस्टीरियर रिलेशन बनाती है। और जो एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट होता है जो कि वर्टेब्रा की बॉडी को जोड़ करके रखता है वो भी इसका पोस्टीरियर रिलेशन बनाता है। अगर राइट रिलेशन में हम लोग देखें तो राइट में आता है इंफीरियर वेना कावा। तो जैसा कि ये हमारा डायग्राम है और ये एब्डोमिनल एओर्टा है। एब्डोमिनल एओर्टा के अगर हम लोग राइट में आएंगे तो राइट में हमें ये बड़ी सी इंफीरियर वेना कावा दिखाई पड़ेगी। लेफ्ट साइड में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर लेफ्ट सिंपैथेटिक चेन आएगी और जो हमारा डायफ्राम है उसका लेफ्ट क्रस आएगा जो कि L1 से लेकर L2 वर्टिब्रा तक जाएगा। जब हमने डायफ्राम पढ़ा था तो उसमें 2 क्रस पाए गए थे, एक राइट क्रस था एक लेफ्ट क्रस था। लेफ्ट क्रस जो था L1 से L2 वर्टिब्रा तक था और जो राइट क्रस था वो थोड़ा सा बड़ा था L3 वर्टिब्रा तक के जाता था। तो जो एब्डोमिनल एओर्टा के राइट लेफ्ट रिलेशन बनाते हैं ये सिंपैथेटिक चेन और लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम। ये हमारी एब्डोमिनल एओर्टा है और इसमें इसकी सारी ब्रांचेस और रिलेशन दिखाए गए हैं।
अब हम लोग इसकी ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि इस फ्लो चार्ट में बताया गया कि जो हमारी एब्डोमिनल एओर्टा है 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी होती है और 2 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। इसकी बिगिनिंग होती है डिसेंडिंग थोरासिक एओर्टा की कंटिन्यूएशन से, जो कि T12 वर्टिब्रा के लेवल पर होता है। टर्मिनेशन ये होती है इसकी, ये कॉमन इलियक आर्टरी में डिवाइड होकर के TL4 वर्टिब्रा के लेवल पर टर्मिनेट हो जाती है। अगर इसकी ब्रांचेस की बात करें तो एंटीरियर ब्रांचेस होती है, लेटरल, पोस्टीरियर और टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं। एंटीरियर में इसकी 3 ब्रांचेस होती हैं, एक सिलियाक ट्रंक होती है, सुपीरियर मेसेंट्रिक और इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी होती है। लेटरल में इसकी 4 ब्रांचेस होती हैं, इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, मिडल सुप्रारीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी और गोनेडल आर्टरी। पोस्टीरियर में इसकी ब्रांचेस होती हैं 2, 4 होती हैं, जिसमें से लंबर आर्टरीज और एक मीडियन सेक्रल आर्टरी होती है। और टर्मिनल ब्रांचेस अगर इसकी देखें तो ये लेफ्ट और राइट कॉमन इलियक आर्टरी में जाकर के टर्मिनेट हो जाती है। तो सबसे पहले इसकी ब्रांचेस आती हैं वेंट्रल या एंटीरियर, जो कि स्प्लैंक्निक और विटलाइन आर्टरी से डेवलप होती हैं और हमारे गट को सप्लाई करती हैं। इसमें 3 ब्रांचेस आती हैं। सबसे पहले आती है सिलियाक ट्रंक। सिलियाक ट्रंक से निकलती है गैस्ट्रिक आर्टरी यानी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, कॉमन हेपेटिक आर्टरी और स्प्लीनिक आर्टरी। तो जैसा कि ये हमारा डायग्राम है और इसके एंटीरियर साइड से 3 ब्रांचेस निकल रही हैं। सबसे पहले सिलियाक ट्रंक, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और ये इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। तो इस सिलियाक ट्रंक से 3 ब्रांचेस निकलती हैं, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, कॉमन हेपेटिक आर्टरी और स्प्लीनिक आर्टरी। फिर जो दूसरी होती है वो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी होती है। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से ब्रांचेस निकलती हैं पेनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी, मिडल कोलिक आर्टरी, राइट कोलिक आर्टरी, इलियोकोलिक आर्टरी और 12 से 15 जुजिनल और इलियल ब्रांचेस निकलती हैं। तीसरी आती है इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो जिससे निकलती है लेफ्ट कोलिक आर्टरी, सिग्मोइड आर्टरी और ये कंटिन्यू हो जाती है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी से। जो हमारी इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है यही सुपीरियर रेक्टल आर्टरी बन जाती है आगे चल के। तो वेंट्रल ब्रांचेस इसकी 3 होती हैं एब्डोमिनल एओर्टा की। जैसा कि ये लेटरल व्यू है, इसमें तीनों ब्रांचेस दिखाई गई हैं। सिलियाक ट्रंक है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। जो हमारी सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है ये L1 वर्टिब्रा के लेवल पर होती है और इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी L3 वर्टिब्रा के लेवल पर होती है। उसके बाद में आती है इसकी लेटरल ब्रांचेस। लेटरल में आती है इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, मिडल सुप्रारीनल आर्टरी, रीनल आर्टरीज और टेस्टिकुलर या ओवेरियल आर्टरीज। टेस्टिकुलर आर्टरी मेल में पाई जाती है, ओवेरियन आर्टरी फीमेल में पाई जाती है। तो जैसा कि इसके लेटरल में 4 ब्रांचेस पाई जाती है। एक आती है इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, दूसरी होती है मिडल सुप्रारीनल आर्टरी और तीसरी ये बड़ी सी आर्टरी निकलती है रीनल आर्टरी जो कि किडनी को सप्लाई करती है। फिर चौथी होती है गोनेडल आर्टरी। ये गोनेडल आर्टरी मेल में टेस्टिकुलर आर्टरी होती है और फीमेल में ओवेरियल आर्टरी होती है जो कि हमारे गोनेड्स यानी टेस्टिस और ओवरी को सप्लाई करती है। फिर कुछ आती हैं डॉर्सल और पोस्टीरियर ब्रांच, जिसमें से 4 लंबर आर्टरी होती हैं 4 पेयर्स में और मीडियन सेक्रल आर्टरी होती है जो कि अकेली होती है, अनपेयर्ड होती है। मीडियन सेक्रल आर्टरी इसलिए नाम है क्योंकि ये सेक्रल रीजन में चली जाती है और मीडियन लाइन पर पाई जाती है। तो जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया कि ये लंबर आर्टरीज हैं जो कि 4 पाई जाती हैं और एक होती है मीडियन सेक्रल आर्टरी जो कि सेक्रम को जाकर के सप्लाई करती है और ये लंबर आर्टरी जो है ये लंबर रीजन में सप्लाई करती हैं। फिर इसकी टर्मिनल ब्रांचेस जो होती हैं वो एक पेयर में होती हैं, कॉमन इलियक आर्टरी की राइट और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी जो कि पेल्विस और लोअर लिम्ब को सप्लाई करती है। तो ये जो इसकी टर्मिनल ब्रांचेस हैं ये L4 वर्टिब्रा के लेवल पर आके टर्मिनेट हो जाती है, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी और राइट कॉमन इलियक आर्टरी। फिर लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी से निकलती है इंटरनल इलियक आर्टरी और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जो होती है ये फ्रंट ऑफ थाई में चली जाती है और ये फीमोरल आर्टरी के साथ कंटिन्यू हो जाती है। तो ये हमारे लोअर लिम्ब और पेल्विस को सप्लाई करती हैं ये कॉमन इलियक आर्टरीज। तो ये थी हमारे एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांचेस। अब इस फ्लो चार्ट में दिखाया गया कि एब्डोमिनल एओर्टा की कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, एंटीरियर ब्रांचेस जो होती हैं वो अनपेयर्ड होती हैं और 3 होती हैं जो कि विसरा को सप्लाई करती हैं। सबसे पहले आता है एंटीरियर ब्रांचेस में सिलियाक ट्रंक, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। फिर जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं ये भी 3 होती हैं और पेयर्ड होती हैं और ये भी विसरा को सप्लाई करती हैं यानी ऑर्गन को सप्लाई करती हैं। इसमें आता है सुप्रारीनल आर्टरी जो कि सुप्रारीनल ग्लैंड को सप्लाई करती है,
रीनल आर्टरी जो कि किडनी को सप्लाई करती है, टेस्टिकुलर या ओवेरियन आर्टरी जो कि गोनेड्स को, टेस्टिस और ओवरी को सप्लाई करती है। फिर इसमें आती हैं 5 लेटरल ब्रांचेस जो कि पेयर्ड होती हैं और ये पेरिटीज को सप्लाई करती हैं। इसमें आती है इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, 4 लंबर आर्टरीज, यानी इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी जो कि डायाफ्राम को सप्लाई कर रही है और 4 लंबर आर्टरी ये लंबर रीजन को सप्लाई करती है। फिर आती हैं 3 टर्मिनल ब्रांचेस। टर्मिनल ब्रांचेस में आती है राइट कॉमन इलियक आर्टरी, मीडियन सेक्रल आर्टरी और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। तो जो हमारी मीडियन सेक्रल आर्टरी है ये पोस्टीरियर से निकलती है और ये जो हमारे राइट और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी है ये डायरेक्ट टर्मिनेशन होता है एब्डोमिनल एओर्टा का। अब इसके कुछ क्लिनिकल कोरिलेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है एओर्टिक एन्यूरिज्म। इसमें क्या होता है कि एब्डोमिनल एओर्टा जो है उसमें लोकलाइज्ड डायलेशन हो जाता है, इस तरह से जैसा कि इस डायग्राम में बना है कि इसका डायलेशन हो जाता है इस एब्डोमिनल एओर्टा का। तो ये मेनली होता है इंफ्रारीनल पार्ट में, यानी किडनी के नीचे वाले पार्ट में। ये ऊपर रीनल आर्टरी निकल रही तो ये रीनल आर्टरी के नीचे वाले हिस्से में ये एन्यूरिज्म होता है। ये कॉमनली है एल्डरली पीपुल्स में जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस से सफर करते हैं, यानी जिनके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, जो थोड़ा एजेड लोग होते हैं उनके अंदर ये एन्यूरिज्म कॉमन होता है। फिर आता है पल्सेशन ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा। अगर कोई नॉर्मल इंडिविजुअल है तो हम लोग उसके अंदर एब्डोमिनल एओर्टा की पल्सेशन को फील नहीं कर सकते। एब्डोमिनल एओर्टा की पल्सेशन जो है ये तभी फील हो सकती है जब अगर एओर्टा के ऊपर कोई सी स्ट्रक्चर का ट्यूमर हो गया हो और एओर्टिक एन्यूरिज्म हो गया हो। यानी अगर एओर्टिक एन्यूरिज्म हो गया हो तो डायलेट हो जाती है एब्डोमिनल एओर्टा, या ट्यूमर होता है उसकी वजह से हम लोग एब्डोमिनल एओर्टा की पल्सेशन को फील कर सकते हैं। नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर हम लोग एब्डोमिनल एओर्टा की पल्सेशन को फील नहीं कर सकते हैं। फिर आता है फेटल रप्चर ऑफ एओर्टिक एन्यूरिज्म। इसमें क्या होता है कि एओर्टिक एन्यूरिज्म जो बना हुआ है वो और ज्यादा डायलेट हो जाता है और उसका रप्चर हो जाता है। इस रप्चर होने की वजह से 90% केस में क्या होता है कि बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है और पर्सन की डेथ हो जाती है। तो ये था एब्डोमिनल एओर्टा और उसके कुछ क्लिनिकल कोरिलेशंस। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू।